नमस्कार। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, जिसे प्रमाणिक विचलन भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसकी आवश्यकता किसी भी समूह की विशेषताओं को जानने में और उच्च स्तरीय सांख्यिकीय विश्लेषण में होती है। तो आइए पहले हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को जानना क्यों जरूरी है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैसे समूह की वास्तविक स्थिति के बारे में बताता है। इस स्लाइड में आपको बालकों के दो समूह दिखाए गए हैं। दोनों समूह की लंबाई का औसत समान है, यानी मध्यमान समान है, किंतु आप देख रहे हैं कि एक समूह में बालक लगभग समान लंबाई के हैं, यानी लंबाई की दृष्टि से यह समूह समजातीय है, किंतु दूसरे समूह में लंबाई में काफी अंतर है, यानी औसत से उनकी लंबाई में बहुत फर्क है। लंबाई की दृष्टि से यह समूह विषम जातीय है। इसका पता हमें केवल औसत और मध्यमान को देखकर नहीं लगता है। इसी प्रकार यदि इस सारणी को हम देखें तो इसमें दो समूहों की आय दर्शाई गई है, मीडियम इनकम ग्रुप ए और हाई एंड लो इनकम ग्रुप बी। दोनों समूहों की कुल आय 15,000 रुपए है और दोनों समूहों के आय का औसत 1,500 रुपए है। किंतु यदि हम समूह ए को देखें तो इसमें आय का प्रसार रेंज 2,000 से 1,200 तक है। अधिकतम आय 2,000 और न्यूनतम आय 1,200, यानी इसकी रेंज 800 है। जबकि हाई एंड लो इनकम ग्रुप बी की रेंज 8,550 से 50 तक है। इसकी रेंज 8,000 आती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आय की दृष्टि से समूह ए समजातीय समूह है और समूह बी विषम जातीय है, क्योंकि इसमें मीन से डेविएशन बहुत अधिक है, जिसकी जानकारी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मीन से नहीं होती है। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें आंकड़ों का मीन से वास्तविक डेविएशन बताता है। इसे समझने के लिए हम इस बेल कर्व को देखते हैं। यह नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। यह एसडी को कैसे व्यक्त करता है, अब हम समझते हैं। यहाँ सेंटर में मीन है और मीन से डेविएशन प्लस साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकता है, और माइनस साइड से प्लस साइड तक का कुल विचलन वेरिएंस कहलाता है। विचलनों का वर्ग ही वेरिएंस या प्रसरण होता है। यह भी विचलन का माप है, किंतु यह वर्ग रूप में है, स्क्वायर रूप में है। विचलन का रेखीय माप ज्ञात करने के लिए प्रसरण का वर्गमूल निकाला जाता है। इसीलिए मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल ही होता है। जब आंकड़ों का फैलाव मीन से कम होता है तो मानक विचलन कम होगा और समूह समजातीय होगा, और जब मीन से आंकड़ों का फैलाव अधिक होगा तब मानक विचलन भी अधिक होगा और समूह की प्रकृति विषम जातीय होगी। मानक विचलन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दिए हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल ही मानक विचलन है। दिए गए प्राप्तांकों का पहले मध्यमान ज्ञात किया जाता है। मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात करते हैं और उस विचलन का वर्ग करके उनकी संख्या से भाग देने पर जो मध्यमान प्राप्त होता है उसका वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। मानक विचलन को ग्रीक लेटर सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र है एस टी बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट। यहाँ पर एस डी मानक विचलन है, डी मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन है और सिग्मा डी स्क्वायर मध्यमान से विचलन के वर्ग का योग है और एन प्राप्तांकों की कुल संख्या है। आइए अब हम अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करना सीखते हैं। यह एक परीक्षण पर 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, जिनका कि हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। इस सारणी में ये विद्यार्थी दिखाए गए हैं और उनके स्कोर्स ये सामने लिखे गए हैं। अब सबसे पहले हम इन स्कोर्स का मीन ज्ञात करेंगे।
मीन की गणना करने के लिए हम सभी स्कोर्स का टोटल करेंगे और फिर उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास सिग्मा एक्स आया 30 और संख्या है विद्यार्थियों की 5। हमारे पास मीन आएगा 30/5 बराबर 6। मीन हमारा हो गया 6। अब हम डेविएशन ज्ञात करने के लिए प्रत्येक स्कोर में से मीन को घटाएंगे। यहाँ 8 - 6 बराबर 2। इसी प्रकार 2 - 6 बराबर -4, 5 - 6 बराबर -1, 9 - 6 बराबर 3, 6 - 6 बराबर 0। अब हमारे पास d आ गया। अब हम d स्क्वायर ज्ञात करेंगे। d का स्क्वायर करेंगे। यहाँ हमारे पास आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये 0। सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम डी स्क्वायर को जोड़ देंगे। अब इसका मान हम फार्मूले में रखेंगे। हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 30 और n आ गया 5। हमारा फार्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर रूट। तो हम सिग्मा डी स्क्वायर है 30, तो 30/5 ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 6। अब हम 6 का स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे और ये हमारे पास आएगा 2.449। तो इस प्रकार इन अव्यवस्थित आंकड़ों का SD हुआ 2.449। अब हम व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करना सीखते हैं। व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है SD बराबर I स्क्वायर रूट सिग्मा FD स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। यहाँ SD मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, I क्लास इंटरवल वर्गांतर है, सिग्मा FD स्क्वायर विचलन के वर्ग और आवृत्तियों के गुणनफल का योग है और सिग्मा FD आवृत्ति और विचलन के गुणनफल का योग है और n प्राप्तांकों की संख्या है। अब हम इस उदाहरण के द्वारा ये गणना करना सीखते हैं। यहाँ हमारे सामने आवृत्ति वितरण में व्यवस्थित आंकड़े दिए गए हैं। ये क्लास इंटरवल है 50 to 51, 50 to 53 और ये इनके समक्ष इनकी आवृत्तियां लिखी गई हैं। अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारा मध्यमान किस वर्गांतर में आएगा। जिस वर्गांतर की आवृत्ति सर्वाधिक है और जो मध्य में स्थित है, हमारा मध्यमान उसी वर्गांतर में स्थित होगा। तो हम कल्पित मध्यमान उसी वर्गांतर से लेते हैं। कल्पित मध्यमान उसी वर्गांतर का मध्य बिंदु कहलाता है। तो यहाँ हमारा कल्पित मध्यमान हम 60 से 61 वाले वर्गांतर से लेंगे क्योंकि इसकी आवृत्ति सर्वाधिक है। कल्पित मध्यमान ज्ञात करने के लिए उस वर्गांतर की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो यहाँ हमारा आएगा 60.5 और जिस वर्गांतर से हमने कल्पित मध्यमान लिया है उसके समक्ष D के कॉलम में हम 0 लिख देंगे। अब ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम D ज्ञात करेंगे। D ज्ञात करने का यानी डेविएशन का हमारा सूत्र होता है x माइनस a अपॉन I। x वर्गांतर का मिड पॉइंट, a कल्पित मध्यमान और I क्लास इंटरवल। इस प्रकार यदि इस वर्गांतर में हम देखें तो इसका मिड पॉइंट होगा 62.5 क्योंकि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 62.5 में से हम कल्पित मध्यमान 60.5 को घटाते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2/2 बराबर आ गया +1। तो इस प्रकार हमारे इस वर्गांतर का डेविएशन हुआ +1। तो इसी प्रकार हम कैलकुलेट करते हुए जिस तरफ वर्गांतर बढ़ते हैं उस तरफ डेविएशन +1, +2, +3, +4 और +5 होगा और जिस तरफ वर्गांतर घटते हैं उस तरफ डेविएशन -1, -2, -3, -4 और -5 आएगा। अब हम FD ज्ञात करने के लिए आवृत्ति को डेविएशन से गुणा करते हैं। यहाँ हमारा 2 × 5 10 आ गया, 2 × 4 8, 3 × 3 9, 4 × 2 8, 6 × 1 6 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ भी
आवृत्ति और डेविएशन का गुणा कर लेते हैं। अब हम सिग्मा FD स्क्वायर ज्ञात करने के लिए FD को D से पुनः गुणा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमारा 10 FD है और D 5 है, तो इसे गुणा करने पर हमारा आएगा 50। इसी तरह से हम 8 और 4 को गुणा करेंगे तो आया 32, 9 और 3 को गुणा करेंगे तो 27, 8 और 2 को करने पर 16, और इसी प्रकार हम हर कॉलम में FD को D से गुणा कर कर लिख लेंगे। अब हमें गणना करनी है सिग्मा FD और सिग्मा FD स्क्वायर की। इसके लिए हम FD को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ चिन्ह का अंतर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो पहले हम प्लस FD को जोड़ते हैं और उसके बाद माइनस को जोड़ते हैं, और जब हम इनका टोटल करेंगे तो प्लस 41 में से माइनस 36 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो सिग्मा FD हमारा हो गया 5। इसी प्रकार सिग्मा FD को ज्ञात करने के लिए हम सारे सिग्मा FD स्क्वायर को जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास सिग्मा FD स्क्वायर आ गया 243। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। I क्लास इंटरवल है हमारा 2, सिग्मा FD स्क्वायर हमारा आ गया 243, N हमारा है 39 कुल आवृत्तियों की संख्या, और सिग्मा FD है 5। अब इनका मान हम फार्मूले में रखते हैं। I हमारा है 2, सिग्मा FD स्क्वायर है 243, N 39, और सिग्मा FD हमारा है 5 और N है 39 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 243 अपॉन 39 माइनस इसका होल स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 अपॉन 39 इंटू 39। इसे सरल करने पर 2 स्क्वायर रूट 243 अपॉन 39 माइनस 25 अपॉन 1521। अब हम इसे सरल कर लेंगे। 2 स्क्वायर रूट 6.23 माइनस 0.016, इसे घटाने पर हमारे आएगा 2 स्क्वायर रूट 6.214। 6.214 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 2.49। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ST आएगा 4.98। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हम SD की गणना करते हैं। अभी जो हमने SD की गणना की उसके ये चरण हैं। सबसे पहले वितरण को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि मध्यमान वितरण के किस वर्ग में पड़ता है। उसी वर्ग से कल्पित मध्यमान लेते हैं। कल्पित मध्यमान वाले क्लास के सामने 0 रख देते हैं। फिर विचलन D की गणना करते हैं। विचलन को आवृत्ति से गुणा कर कर FD ज्ञात करते हैं। FD में D का गुणा करके FD स्क्वायर की गणना करते हैं, और फिर सिग्मा D और सिग्मा D स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, और फिर अंत में N और I का मान सूत्र में रखकर SD की गणना करते हैं। अब हम देखते हैं कि मानक विचलन का प्रयोग कब किया जाता है। जब अंकों का वितरण सामान्य हो, यानी किनारों पर अंक कम और मध्य में अंकों का जमाव सबसे अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में मध्यमान भी आंकड़ों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, तब हम SD का प्रयोग करते हैं। विचलन के अन्य माप भी हैं, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, किंतु जब हमें सबसे अधिक शुद्ध और विश्वसनीय मान की आवश्यकता होती है, तब हम मानक विचलन की गणना करते हैं। और जब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में मध्यमान की गणना की गई हो, तब SD की गणना की जाती है। रेखीय सहसंबंध गुणांक की गणना करने के सूत्र में SD का प्रयोग किया जाता है। मानक त्रुटि, जिसे भविष्य कथन की मानक त्रुटि भी कहते हैं, इसकी गणना करने के सूत्र में भी SD का प्रयोग होता है। जब एक्सट्रीम वैल्यू को बहुत अधिक महत्व देना हो, तो SD का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि SD सीमांत प्राप्तांकों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। विचलन गुणांक यह बताता है कि दो समूहों में वास्तव में अंतर कितना है। दो समूहों की तुलना करने के लिए विचलन गुणांक की गणना की जाती है, और विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए SD की आवश्यकता होती है। मानक विचलन का उपयोग जब हमें मूल प्राप्तांकों रॉ स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स जैसे T स्कोर, Z स्कोर में बदलना होता है, तब हम मानक विचलन का उपयोग करते हैं।
सामान्य संभावना वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अध्ययन का आधार स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का एक्स अक्ष पर अधिकांश विस्तार -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच होता है और इसके बीच में जनसंख्या का लगभग 99% भाग आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग साइकोमेट्री में भी बहुत अधिक किया जाता है। रेखीय सहसंबंध गुणांक की गणना करने में स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग होता है। समूहों की समजातीयता और विषम जातीयता के अध्ययन में स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग किया जाता है। जब शोध कार्यों में अधिक शुद्ध और विश्वसनीय विचलन के माप की आवश्यकता होती है, तब स्टैंडर्ड डेविएशन का ही प्रयोग करते हैं। आपको इस लेक्चर के माध्यम से मानक विचलन का उपयोग और उसके गणना करने की विधि पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।